हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस साइड रश्मि, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं 18 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्रू 1 मिशन इज द फर्स्ट कमर्शियल मिसाइल मिशन ऑफ स्पेस इज लॉन्च्ड बाय। क्रू 1 मिशन एक मिसाइल मिशन है जो कि पहली बार कमर्शियल मिसाइल मिशन की तरह आया है। और उसको कौन लॉन्च कर रहा है? ठीक है, तो नासा कर रहा है। 1 नासा, 2 इसरो, 3 स्पेस एक्स, 4 बोथ 1 एंड 3। तो कौन लॉन्च कर रहा है इसको? तो इसको लॉन्च कर रहा है नासा एंड स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स आप जानते होंगे। स्पेस एक्स जो है वो काफ़ी रिनाउंड है क्योंकि इसके फाउंडर एलोन मस्क ने कमर्शलाइजेशन किया था स्पेस टेक्नोलॉजी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंट्री, इंडिया, यूएसए, कोई भी सैटेलाइट भेजता है तो वो अपने गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू जनरली भेजता है, जैसे इसरो या नासा। लेकिन पहली बार अमेरिकन बिजनेसमैन एलोन मस्क ने एक ऐसी स्पेस क्राफ्ट डेवलप किया जो कि कमर्शलाइजेशन यानी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। पर्पस यही था उनका कि अब स्पेस में ट्रेवल करना इजी हो जाए। इसी पर्पस से उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्रू 1 मिशन आया है। क्रू 1 मिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन, इसमें टोटल 6 मिशन आएंगे। ये अभी जो जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया वो क्रू 1 है, जिसमें अबाउट 7 मैन को भेजा जाएगा। क्रू यानी कि ग्रुप ऑफ मैन। ठीक है, जिस तरह से इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ग्रुप ऑफ मैन क्रू 1 जा रहे हैं, जो भेजा जा रहा है नासा और स्पेस एक्स के द्वारा। और ये पहली बार होगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट सर्टिफाइड मिशन है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। जनरली स्पेस एक्स भेजता था कमर्शियल पर्पज़ के लिए, लेकिन ये पहली बार है कि अमेरिका ने उसको सर्टिफाइड किया है। अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट सर्टिफाइड ये मिशन है, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ क्लेम टू कम अप फर्स्ट विथ कोविड-19 वैक्सीन विथ 90% एक्यूरेसी। ठीक है, तो कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि कोविड-19 वैक्सीन लेकर आई है जो कि 90% एक्यूरेट है? ए मॉडर्ना, बी फाइजर, सी जाइडस कैडिला, डी पेंसिया बायोटेक। इसका आंसर है फाइजर। फाइजर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि एक ऐसा वैक्सीन लाया है जो 90% एक्यूरेसी बताता है। और एक्चुअली वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत सारे फेज़ होते हैं। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें हम लोग एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्लिनिकल स्टेज। अभी जितने भी कोविड वैक्सीन हैं वो एक्चुअली यही क्लिनिकल स्टेज में हैं, या तो फर्स्ट में है, या तो सेकंड में है, या तो थर्ड में है। फर्स्ट जो स्टेज होता है उसमें अबाउट 100 पीपल पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मैक्सिमम 10 to 100 के बीच में फर्स्ट फेज में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जो सेकेंड स्टेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैक्सीन डेवलपमेंट में, क्योंकि इस स्टेज में उन पे ये वैक्सीन लगाया जाता है जिनको ये कोविड-19 के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और सेकेंड फेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ओल्डर जनरेशन होते हैं उन पे भी वैक्सीन अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए ये 3 फेज़ किए जाते हैं। जो थर्ड फेज़ है जिसमें अभी बहुत सारे वैक्सीन हैं, अभी कोवैक्सीन जो हमारा इंडिया का है वो भी थर्ड फेज़ में आ चुका है। थर्ड फेज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है, इसमें 1000 पीपल पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। 1000 to 10,000 काफ़ी ज़्यादा लोगों पे किया जाता है एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट अगर ये पास हो जाता है तो वो डिटरमाइन करता है एक्यूरेसी को। और ऐसा ही फाइजर के साथ हुआ है, उसने थर्ड फेज क्रॉस कर लिया है और वो बोल रहा है 90% एक्यूरेट है। मॉडर्ना बोल रहा है 94.5% एक्यूरेट है। जो फोर्थ फेज होता है उसको कहते हैं रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल फेज। ठीक है, तो जिस इसमें अप्रूवल ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा इस फेज में। और जो लास्ट फेज है वो होता है क्वालिटी कंट्रोल फेज। इसमें क्या होता है,
जब अप्रूवल मिल जाता है तो उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर मार्केट में लाया जाता है। लेकिन मार्केट में आने के बाद भी हो सकता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो, तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल फेस होता है। जो वैक्सीन बन रहा है कोविड-19 के लिए, कोविड-19 वैक्सीन, वो फाइज़र तो बना रहा है, उसके साथ बायोटेक भी बना रहा है और इसीलिए इसका नाम रखा गया है BNT16B2। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए BNT16B2 क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये फाइज़र का ही वैक्सीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ विच ग्रुप? ए बिमस्टेक, बी RCEP, सी ईस्ट एशिया समिट, डी SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1 ANC, 2 BND, 3 AND, 4 ANB। तो अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा कि इंडिया RCEP का मेंबर नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है, बी एंड यहाँ पे सी होगा। इंडिया जो है मेंबर नहीं है बी एंड सी का। ठीक है, तो इंडिया किसका मेंबर नहीं है? RCEP का भी मेंबर नहीं है और इंडिया ईस्ट एशिया समिट का भी मेंबर नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ विच कंट्री? RCEP एंड ईस्ट एशिया समिट। RCEP क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे बनाया गया है, यानी इकॉनमी बेस्ड ग्रुप है। इस ग्रुप में वही मेंबर हैं जो साथ में मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं। इंडिया इससे बाहर आ गया था पिछले साल। ठीक है, क्यों आया था इंडिया इससे बाहर? बिकॉज इंडिया हैज़ सम इशू विद दिस ग्रुप। कुछ इशू थे। सबसे पहला इशू था कि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट था। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं इस कंट्री से और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसीलिए हमारा ट्रेड क्या है? डेफिसिट में, यानी कम है। और हमारा जो मनी बैलेंस है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने पढ़ा होगा, इम्बैलेंस है। तो ये जो RCEP है वो किस ग्रुप, कितने मेंबर हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए RCEP जो है उसमें 10 एशियान मेंबर है, उसके अलावा जो है आपका 11 मेंबर है चाइना, 12 है आपका जापान, 13 है आपका ऑस्ट्रेलिया, 14 है आपका न्यूजीलैंड और 15 है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, तो टोटल इसमें 15 मेंबर है। 4 देखते हैं। रिसेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज बाय RBI, इंडिया इज इन स्टेट ऑफ टेक्निकल रिसेशन। वाई RBI हैज़ क्लेम्ड टेक्निकल रिसेशन? क्वेश्चन कहता है कि अभी RBI ने एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज़ किया, उसके अंतर्गत इंडिया टेक्निकल रिसेशन में है। आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया टेक्निकल रिसेशन में है? RBI ने क्या क्लेम किया है इसके लिए? ठीक है, तो ए है, इट इज़ द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी व्हेन देयर इज ट्रेमेंडस डिक्लाइन इन GDP। बी, इट इज़ द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी व्हेन देयर इज ट्रेमेंडस डिक्लाइन फॉर सक्सेसिव क्वार्टर। सी, इट इज़ द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी व्हेन सेकेंड सक्सेसिव क्वार्टर ऑफ GDP कॉन्ट्रैक्शन। डी, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए अभी RBI का रिपोर्ट आया और इंडिया को टेक्निकल रिसेशन की कंडीशन में डाल दिया गया है। अब ऐसा RBI ने इसलिए किया क्योंकि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में तो कम हुए ही, सेकेंड क्वार्टर में भी कम हो गए हैं। इसका मतलब कि 2 क्वार्टर में सक्सेसिव हमारा GDP जो है वो कम हो गया है और दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी व्हेन सेकेंड सक्सेसिव क्वार्टर ऑफ GDP कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसको अच्छे से समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए GDP जो होता है वो होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के ग्रोथ को मेज़र करने के लिए। आपको अच्छे से ही पता होगा ये बात। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ GDP जो है वो है अप्रैल मई जून। ठीक है, अप्रैल मई जून जो है वो फर्स्ट क्वार्टर है। उस समय हमारा GDP ग्रोथ रेट आया था, क्या आया था? तो हमारा GDP ग्रोथ रेट आया था -23.9%, जो बहुत कम है, -23.9%। और अगर हम लोग सेकेंड क्वार्टर को देखें तो हमारा जो GDP ग्रोथ आया है वो आया है -8.6%। चलो फर्स्ट क्वार्टर से तो बेटर है, फर्स्ट क्वार्टर में -23.9 था, सेकेंड क्वार्टर में -8.6 है,
लेकिन माइनस में है और माइनस में है और दोनों ही सक्सेसिव क्वार्टर में है, इसलिए हमारा जो टेक्निकल रिसेशन का सिचुएशन आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून होता है, तो सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे इस पिक में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। अगर हम लोग देखें भारत का, तो देखिए -8.6 है और वही चाइना का देखें तो 4.9 है, यानी कि वो प्लस में है जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडिया का काफ़ी कम हुआ है सेकेंड क्वार्टर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्यू की अगेन विन द इलेक्शन इन म्यांमार, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर पार्टी? आपको ये पता होगा, स्वी किंग जो है काफ़ी रिनाउंड पर्सन है, म्यांमार की अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर है ए, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। स्वी किंग कहाँ किस पार्टी की मेंबर है? तो वो मेंबर है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेड कोड विच विल कंबाइन 3 अर्लियर लॉ। दीज आर, अभी हाल में गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल ट्रेड कोड के साथ आती है। इंडस्ट्रियल ट्रेड कोड न्यू ट्रेड कोड है जो कि 2020 में लाया गया है। इसमें 3 लॉ को कंबाइन करके लाया गया है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कोड क्या है, तो एक्चुअली कोड में अभी हाल में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस लिए हैं लेबर कोड से रिलेटेड, और सारे जो भी इतने सारे लॉ थे हमारे, अबाउट 44 लॉ थे, उन सब को कोड में डिवाइड किया गया और 4 लेबर कोड बनाया गया है। ठीक है, इन चारों लेबर कोड में कुछ इंपॉर्टेंट लॉ को डाला गया है। तो 4 लेबर कोड कौन कौन से बन चुके हैं 2019 में, ये न्यूज़ में था। इसके डिटेल के लिए आप नवंबर मंथ के मैगजीन देख सकते हैं 2019 का, जो मैं बनाई हुई हूँ उसका वीडियो। देखिए, पहला जो कोड था कोड ऑन वेजेस, दूसरा था कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, तीसरा है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, चौथा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये 4 कोड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो अभी क्वेश्चन आया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेड कोड अभी हाल में बनाया गया है 2020 में, वो 3 लॉ को कंबाइन कर रहा है। वो कौन सा 3 लॉ है? ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ए, बी, ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर एक्ट। डी, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इन द एग्जामिनेशन आपको जो भी चीज़ न्यूज़ में हो उससे रिलेट करके आंसर पे आ सकते हैं। जैसे कि अभी हाल में इंडस्ट्रियल ट्रेड कोड एक्ट जब रिलीज़ हुआ तो सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ कि ये ट्रेड यूनियन को ख़त्म कर देगा, इट विल एंड द ट्रेड यूनियन। तो इसका मतलब वो ट्रेड यूनियन एक्ट को कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट वाले ऑप्शंस आप देख सकते हो, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इसका आंसर है ए, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इन तीनों एक्ट को कंबाइन करके अभी हाल में न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेड कोड एक्ट लाया जा रहा है। ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 में, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया था 1946 में, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था 1947 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच स्टेट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कोची मैंगलुरु पाइपलाइन? अभी हाल में कंप्लीट किया है गेल ने कोची मैंगलुरु पाइपलाइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो कौन सा स्टेट है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाएगा इस पाइपलाइन से? कर्नाटका, केरला, बोथ, नॉन। तो इसका आंसर है बी, केरला। आप मैप में भी देख रहे होंगे, केरला का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीजन इस पाइपलाइन से कनेक्ट होगा और इसीलिए केरला सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये अबाउट 444 किलोमीटर का पाइपलाइन बनाया जा रहा है, जो कि कोची यानी कि केरला से लेकर मैंगलुरु यानी कि कर्नाटका को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको आप इसके थ्रू देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नमेंट हैज़ कम अप टू कैप डैश
on FDI. FDI यानी Foreign Direct Investment under government route for uploading, streaming of news and current affairs through digital media. अभी हाल में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कैप लगाया है FDI पे। अगर आप सोशल मीडिया या डिजिटल वे से अगर इंफॉर्मेशन देते हो तो उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 100% FDI कर रहे हो। पहले डिजिटल मीडिया को ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जाता था, तो अब जो है अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे बहुत सारे डिजिटल मीडिया उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जो करंट अफेयर न्यूज़ वाले मीडिया है जैसे कि दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, उन सबको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि FDI पे एक कैप लगाया है। तो वो कितने परसेंट का कैप लगाया है? 25% का, 26% का, 49% का और 50% का। तो आंसर इज 26%। ओके, तो 26% का FDI कैप लगाया है गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर लेक इज रिकॉग्नाइज एज रामसर साइट। इसको कन्वर लेक भी कहा जाता है और कांवर लेक भी कहा जाता है। दिस लेक बिलोंग्स टू विच स्टेट? ए केरला, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश, डी बिहार। तो इसका आंसर है डी बिहार। आप इसका पिक देख रहे हो, ये कन्वर लेक है जिसको रामसर साइट अभी हाल में इंडिकेट किया गया है। ये पहला बिहार का बर्ड सेंचुरी है जिसको रामसर साइट इंडिकेट किया जा रहा है। अब रामसर साइट इंडिकेट करने से क्या होगा कि इस लेक को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाएगा, क्योंकि अब तो इसका इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन हो गया है, इंटरनेशनली ये रिनाउंड हो गया है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करेगी और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो रहे थे उनको देखा जाएगा। और क्योंकि ये इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल गया है इसको, तो रामसर साइट को भी फंड मिलता है इंटरनेशनली, तो इसको फंड मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे इस लेक का डेवलपमेंट हो पाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, डोबरा शांति ब्रिज इज लोकेटेड इन ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो इसका आंसर क्या होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।